हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्वेश्चंस मैं 99% श्योर हूँ कि आपके एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन क्यों फंसेगा, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कहने से आपको नहीं जाना। आप खुद देखिए, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, कुछ अगर कहा जा रहा है तो सही कहा जा रहा है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और गाइज, जैसा कि डेली कहते हैं कि जो हमारा चैनल है वहाँ आप जा कर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसकी PDF वहाँ मिल जाएगी। सेकंड, आपको वहाँ कई सारे क्वेश्चंस शेयर किए जाते रहते हैं कई टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए मिलता रहेगा। बाकी आज का सेशन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, एक मोटिवेशन कोट से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन कोट बहुत ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट्स के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। गाइस, कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी खेल सबके साथ नहीं खेलती है, उसी के साथ खेलती है जो उसको संघर्ष करने की उसके अंदर क्षमता होती है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दर्द, और वो उस जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से रहेंगे लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कुछ क्या होता है कि संघर्ष को देख करके एक बार, दो बार, तीन बार मेहनत करके वो थक जाता है कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन कुछ क्या होता है कि चलो क्या होता है कि उसमें संघर्ष करके निखर जाता है। इतने संघर्ष आते हैं उसके बाद भी कहेगा नहीं, हमको करना है, अगर मेरा लक्ष्य है तो हमको करना है, चाहे जैसे करना है। कई लोगों का सुन करके भी वो कहेगा नहीं, मुझे करना है क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो है। क्योंकि चींटी को भी आपने देखा होगा कि वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। और वो जब एक छोटा प्राणी होकर के भी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हम लोग तो इंसान हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी क्या कह रही है कि खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, सबके साथ नहीं खेलती है। अगर हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है तो हम लोगों में कुछ बेहतर होगा तभी डिसाइड किया है। और हाँ, ठीक है, लगातार क्या कहते हैं, सफलता सफलता, यही दो चीज़ होती है। किसी कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। अब असफल होने से हम निराश तो हो नहीं जाएंगे, हमें संघर्ष करना है। संघर्ष करेंगे, कभी ना कभी तो निखरेंगे, कभी तो कभी निखरेंगे। तो इसीलिए संघर्ष करते रहिए और लगे रहिए। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण में मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, नाम है उनका सकीबुल गनी। सकीबुल गनी, ये कहाँ के हैं सकीबुल गनी? तो सकीबुल गनी जो हैं ये हैं बिहार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट, यहाँ में ये हैं शकीबुल गनी, देख रहे होंगे आप लोग इमेज में। और एक मिनट, ये है बिहार के। ये कहाँ के हैं, बिहार के। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कौन है, शकीबुल गनी, और ये हैं बिहार के। इन्होंने क्या किया है, अब इनका ये पहला मैच था, इनका ये पहला मैच था जिसमें इन्होंने 13 ट्रिपल शतक इन्होंने जड़ा है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और ये खेले किसके खिलाफ हैं, मिजोरम के खिलाफ ये खेले हैं, मिजोरम के खिलाफ, मिजोरम के अगेंस्ट इन्होंने खेला है। और इन्होंने कितना रन बनाया है, 341, 341 रन बनाए हैं। इसके पहले ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो किसके नाम था, सकीबुल गनी के पहले किसने रिकॉर्ड बनाया था, ये अजय रोहेरा ने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो इन्होंने क्या था, ये अपने फर्स्ट क्लास मैच में जो अजय रोहेरा थे, ये 2018-19 की बात है, 2018-19 में इन्होंने 267 रन बनाए थे। और किसके खिलाफ बनाया था, हैदराबाद के खिलाफ अजय रोहेरा ने बनाया था, हैदराबाद के खिलाफ। तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन, शकीबुल गनी। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कौन सा देश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन आप लोगों ने अभी बता रहे हैं, पहले ये पढ़ ले। क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आपको पता होगा, एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भीम भीम ऐप जो स्टार्ट किया गया था भूटान के द्वारा। तो ये तो एक वो क्वेश्चन हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट था, पूछा भी था शायद किस एग्जाम में। और ये देख लेते हैं, कौन सा भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। भारत का यूपीआई सिस्टम, तो ये कौन बन गया है, नेपाल बन गया है। नेपाल क्या है, विश्व का पहला देश बन गया है यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला। अब देख लेते हैं, अब इससे क्या होगा, इससे जो इन्होंने अपनाया तो इससे क्या होगा, इससे डिजिटल इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें एनपीसीआई की, एक मिनट, एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है एनआईपीएल, एनपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है एनआईपीएल, इसने सेवा प्रदान करने के लिए क्या किया है, जीपीएस का मतलब है कि गेटवे पेमेंट सर्विस, गेटवे पेमेंट सर्विस, और किसके साथ, मनम इन्फोटेक, यहाँ लिख दे रहे हैं, मनम इन्फोटेक के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है। फिर से बता रहे लाइन कि जो एनपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, एनआईपीएल, यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसने क्या किया है, सेवा प्रदान करने के लिए जीपीएस यानी कि गेटवे पेमेंट्स सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है। ये एक फैक्ट आपके लिए हो गया। दूसरा क्या फैक्ट है कि ये जो जीपीएस है, जीपीएस जो मैंने बोला गेटवे पेमेंट सर्विस, ये नेपाल में भुगतान प्रणाली ऑपरेटर जो है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। जीपीएस नेपाल में क्या है, जीपीएस नेपाल में पीएसओ मतलब कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, यानी कि इसको कहें तो भुगतान प्रणाली ऑपरेटर, तो नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। और मनम जो है ये मनम इन्फोटेक की बात करें तो ये नेपाल में क्या करेगी, यूपीआई तैनात करेगी। ये मनम इन्फोटेक नेपाल में क्या करेगी, यूपीआई तैनात करेगी, यूपीआई इंटरफेस यूपीआई तैनात करेगी। और ये जो नेपाल है, ये भारत के बाहर ऐसा पहला देश हो गया है जिसने क्या किया है, नगद लेन देन के लिए डिजिटलीकरण को चलाने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में यूपीआई को अपनाया है। ये ऐसा पहला देश हो गया यूपीआई को अपनाने वाला। और यूपीआई की बात करें कि यूपीआई क्या है, तो यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है, एक मिनट, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट है, जो क्या करते हैं कई बैंक क्या करेंगे, कई बैंक क्या करेंगे, इस मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन में इसी के जरिए कई बैंक अकाउंट क्या करते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है यूपीआई उसे कहते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, कई बैंक अकाउंट क्या करते हैं, एक ऐप के जरिए अपना क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसे क्या किया गया है, जो यूपीआई है इसको एनपीसीआई के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और एनपीसीआई के द्वारा इसको तो विकसित किया गया है। और ये किसके हाथ में है, इसका मतलब नियंत्रण, तो इसका जो नियंत्रण है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका नियंत्रण आरबीआई के हाथ में है, और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथ में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यूपीआई की फुल फॉर्म पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि क्या करते हैं इसको, एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा इसको कब स्टार्ट किया गया था, एनपीसीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस यूपीआई प्रोजेक्ट को एनपीसीआई के द्वारा, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑन इंडिया, एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑन इंडिया, एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, 11 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। तो नेपाल के कौन है, भंडारी हैं, ऐसे याद रखिए। नेपाल में क्या है, भंडार है, किस चीज़ का भंडार है, विद्या। तो विद्या देवी भंडारी नेपाल के हैं। और यहाँ के पीएम कौन है, तो शेर हैं, शेर, कौन से शेर, शेर बहादुर ही होता है, शेर बहादुर देउबा।
यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें नेपाल की, नेपाल आपको चलिए मैप में दिखा देते हैं, एक मिनट। एक मिनट बस मिल गया। ये देखिए, ये है नेपाल, ये आपको नेपाल दिख रहा है। तो एक मिनट कलर चेंज कर लें। ये जो नेपाल है, ये देखिए ये किस किस राज्य से लगा हुआ है, तो ये देख लेते हैं। तो आप इस साइड से देखिए, उत्तराखंड, भारत का कौन सा राज्य लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा हुआ है। और क्या लगा है, ये देखिए उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। और क्या लगा है, बिहार लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, ये देखिए इस साइड सिक्किम लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है, इधर देखिए थोड़ा सा, एक मिनट, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल का। तो नेपाल से कौन कौन सटे हुए हैं, यूके यानी उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेपाल में तो पता ही है, माउंट एवरेस्ट, जहाँ उसे नेपाल में क्या जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका क्या नाम है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान से, उससे किसे सम्मानित किया गया, बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ये क्या है कि ये किसके संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। तो इन्हीं को मिला है। क्यों मिला है, रीज़न क्या है, तो पोलियो उन्मूलन, इन्होंने क्या किया, पोलियो उन्मूलन और गरीबी को कम करने में, कहाँ पर गरीबी को कम करने में, पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनका जो फाउंडेशन है वो लगातार प्रयास करता आया है। तो इसीलिए क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए, पोलियो उन्मूलन में इन्होंने भूमिका निभाई है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि पाकिस्तान की गरीबी को कम करने में इन्होंने निरंतर प्रयास किया है। तो ये इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। अगर बात करें, अब पोलियो आ ही गया है ना, तो देख लेते हैं पोलियो टीका किसने विकसित किया था। पोलियो टीका किसने विकसित किया था, जोनास साल्क ने। ये आपको ध्यान रखना है, जोनास साल्क ने। अगर देखें तो वैक्सीन के इस वैक्सीन के दो अलग अलग प्रकार उपलब्ध हैं। एक मिनट, ये देख लीजिए, ये दिया गया है। अगर बात करें, क्या नाम है उसका, वैक्सीन बात कर रहे थे, पोलियो वैक्सीन, इसके दो अलग अलग प्रकार उपलब्ध हैं। पहली बात करें तो 1955 में जोनास साल्क ने क्या किया था, एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, इन्होंने क्या किया था, जोनास साल्क ने निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन पहली बार इन्होंने 1955 में इस्तेमाल किया था। और दूसरी जो उपलब्ध है, जो दूसरा प्रकार है, उसको, उनका नाम था अल्बर्ट साबिन। एक मिनट, अल्बर्ट साबिन, इन्होंने जो विकसित किया वो क्या किया, 1961 में विकसित किया था। क्या विकसित किया, एक जीवित लेकिन कैसा, कमजोर मौखिक पोलियो वैक्सीन, जिसको OPV बोला गया। इन्होंने, अल्बर्ट साबिन ने 1961 में क्या किया, जीवित कमजोर मौखिक पोलियो वैक्सीन इन्होंने 1961 में विकसित किया था, इस्तेमाल किया था। तो ये दोनों तरह से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ बात कर लेते हैं टीके की। तो एडवर्ड जेनर जो हैं, इनके द्वारा, एडवर्ड जेनर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, साइंस में पूछता है। तो ये क्या हुआ था, इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। अगर बात करें फ्लेमिंग की, अलेक्जेंडर
जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक का भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो पोलियो की बात कर रहे थे, तो भारत से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, 2014 में ही समाप्त हो चुका है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं किसे नियुक्त किया गया। आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, चेतन घाटे को। किसे नियुक्त किया गया है, चेतन घाटे को। तो ये जो चेतन घाटे हैं, ये इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, तो इन्हें अजीत मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अजीत मिश्रा के स्थान पर, अजीत मिश्रा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और चेतन घाटे जो हैं, जो 2016 से 20 के बीच, 2016 से 20 के बीच जो आरबीआई, यहाँ लिख दे रहे हैं, आरबीआई की जो पहली मौद्रिक नीति थी, आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति समिति के ये क्या थे, सदस्य थे। कौन, चेतन घाटे जो थे, 2016 से 20 में जो आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति समिति थी, उसके ये सदस्य थे। और इनके बारे में क्या है कि इन्हें 2014 के महाल नोविस मेमोरियल स्वर्ण पदक के ये विजेता भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आर्थिक विकास संस्थान की, तो ये क्या करता है, इसका क्या काम है। तो ये जो आर्थिक विकास संस्थान है, ये माइक्रो इकोनॉमिक, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, औद्योगिक संगठन जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें ये क्या करता है, जो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक और क्या कहते हैं, सोशल, सामाजिक विकास पर ये क्या करता है, उन्नत शोध करता है। ये इन सब चीज़ों पर, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ये क्या करता है, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि पर ये क्या करता है, शोध करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आईईजी है, ये क्या करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान करने के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ भारत में अग्रणी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में से ये एक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है तरुण दास। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका क्या नाम है, तरुण दास। और इनके जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है, संस्थापक उसमें है वीके आरबी राव। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में। तो आपको ये ध्यान रखना, चेतन घाटे किसके स्थान पर है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ये तो जरूरी है, बाकी किसके स्थान पर है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार माइंड में रखे रखिएगा कि अजीत मिश्रा के स्थान पर। और ये ध्यान रखना है कि ये मौद्रिक नीति समिति के जब पहली मौद्रिक नीति समिति थी, उसके सदस्य भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं। और अभी कल मैंने बताया भी था कि, कल नहीं बताया था, पहले ही बताया था कि जो वर्तमान आर्थिक सलाहकार है मुख्य, वो कौन है, अनंत नागेश्वरन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। क्या कह रहा है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है, ये किया गया है गुजरात में। एक मिनट, वो आपको चलिए अभी बाद में दिखा दे रहे हैं चेतन घाटे कौन है, अभी दिखा दे रहे हैं, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में किया गया। और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, यानी VSCIC, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर,
इससे ये क्या करेगा, ये राज्य में, गुजरात राज्य में जहाँ स्थापित की जा रही है, वहाँ पर ये बच्चों की जो क्षमता होगी उसकी पहचान करेगा कि उनकी नवीन नई नई क्षमता क्या, उसकी पहचान करेगा। बच्चों का पालन पोषण और उनका जो इनोवेशन है, नवाचार है, उनको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। क्लियर हो गया होगा अब जितना मैंने बताया है। और ये जो है गुजरात के कहाँ पर स्थापित की जा रही है, गांधीनगर। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो गुजरात के कहाँ पर, गांधीनगर में एक फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम है CIF। CIF का मतलब चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल। गुजरात के गांधीनगर में चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल हो रहा है। तो इसी के दौरान ये घोषणा की गई है कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये जो चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल है, इसका आयोजन कौन करता है, तो गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद द्वारा ये किया जा रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है, गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप उद्यमिता परिषद है, ये यूनिसेफ के सहयोग से गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया क्या है, एक केंद्र है। कैसा केंद्र है, ऊष्मायन केंद्र है। क्या मैंने कहा कि जो गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद है, इसको शॉर्ट में अगर बोल दें, बहुत लंबा बोलना पड़ा, GSEC, गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप उद्यमिता परिषद, इसके द्वारा जो किया गया है, ये जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो ये जो परिषद है ये यूनिसेफ के सहयोग से गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया क्या है, एक ऊष्मायन केंद्र है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें गुजरात के CM की, तो वो कौन है, विजय रूपाणी। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, आचार्य देवव्रत। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले क्या करते हैं, कुछ देख लेते हैं गुजरात के बारे में, अगर आ ही गए हैं तो ये देख लेते हैं। गुजरात में नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, जंगली गधा अभ्यारण्य आपको पता ही होगा, नारायण सरोवर पता ही होगा, नल सरोवर पता ही होगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार घूम के आते हैं। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य, ब्लैक बक नेशनल पार्क, तो ये गुजरात में ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि इसरो के प्रथम हेड, ये भी न्यूज़ में था, अभी बताया है मैंने ये अपने लेक्चर में कुछ दिनों पहले। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपको तो तुरंत क्लियर हो गया होगा कि कौन है वर्तमान में, S सोमनाथ। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। देख लेते हैं किसे दिया गया है। शेरशाह, किस मूवी को दिया गया है, शेरशाह मूवी को दिया गया है। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है, विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित ये मूवी है शेरशाह। इसी को क्या किया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो फिल्म है ये युद्ध पर आधारित जीवनी वाली मूवी है, युद्ध पर बेस्ड जीवनी वाली। इसमें क्या है, जो विक्रम बत्रा के जीवन पर यह आधारित मूवी है। परमवीर चक्र से सम्मानित क्या नाम है उनका, विक्रम बत्रा, उन्हीं के जीवन पर ये आधारित ये मूवी है, जिसने क्या किया था, 1999 का जो कारगिल युद्ध था उस दौरान पाकिस्तान में जो घुसपैठ थे उनको भारतीय क्षेत्र से खदेड़ते हुए इन्होंने क्या किया था, राष्ट्र सेवा में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो इसी पर बेस्ड ये मूवी है, इसी को शेरशाह को ही इसी को मिला हुआ है। और देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। एक मिनट, ये देखिए फिल्म शेरशाह को दादा साहब पुरस्कार मिला विष्णुवर्धन द्वारा। ये देखिए जो मैंने बताया सब यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और भी मिला हुआ है, चलिए हम दिखा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता देंगे, बहुत चीज़ों को मिला है लेकिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्या मिला है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो ये आप देख लीजिएगा। आशा पारेख और रणवीर सिंह भी सम्मानित हुए हैं, तो ये यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लिखवा दे रहे हैं 2-4, ये मैंने यहाँ दे दिया है और PDF हम शेयर कर देंगे वहाँ पर चैनल में, वहाँ से जा करके आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए, अगर बात करें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, तो द
पुष्पा को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ये तो बता ही दिया शेरशाह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है। और अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? फिल्म मिमी के लिए कृति सेशन को मिला है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। अगर बात करें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म कागज के लिए सतीश कौशिक को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म बॉटम के लिए लारा दत्ता को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लघु, एक मिनट यहाँ मैंने सब दे दिया, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के पाउली को दिया गया है। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार द फैमिली मैन 2 के लिए मनोज बाजपेयी को मिला है। वेब सीरीज में अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बात करें तो अरण्यक के लिए रवीना टंडन को दिया गया है। तो इसमें से आप लोग बस देख लीजिएगा, बाकी यही आप लोग जो दादा साहब फाल्के का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है शेरशाह और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये 2-4 आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है उसका क्या नाम है? चलिए बता देते हैं क्या नाम है। T49 सुरंग नाम है। T49 सुरंग नाम है। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर हो गया होगा इतना कि जो इसमें क्या हुआ है, 15 फरवरी को भारतीय रेलवे ने क्या किया, ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत इस लंबी सुरंग को जोड़ा है। ये देखिए यहाँ लिखा है ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इसी परियोजना के तहत इस सुरंग को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। देख लेते हैं जो T49 सुरंग है, इस ऊधम श्रीनगर, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे USBRL, इसी का शॉर्ट फॉर्म है USBRL। तो ये जो T49 सुरंग है ये USBRL प्रोजेक्ट के जो कटरा बनिहाल, लिख दे रहे हैं, सारे फैक्ट जो है नोट करते चलिएगा, आलस नहीं करना है, इसीलिए पहले ही मोटिवेशन दे दिया है मैंने आप लोगों को। कटरा बनिहाल खंड के सुंबर, ये ध्यान रखना है कि कहाँ के? सुंबर और किसके बीच में है? अरपी चला स्टेशन के बीच में है, अरपी चला स्टेशन के बीच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुरंग है इस प्रोजेक्ट के तहत, यानी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि कटरा बनिहाल खंड के सुंबर और अरपीचला स्टेशन के बीच में है। और ये जो लंबी सुरंग है, ये जो सुरंग है ये कितनी लंबी है? 12.758 किलोमीटर लंबी है। और यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो है बनने जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले कौन सी लंबी सुरंग थी? अब तो चलो ये हो गई है फर्स्ट नंबर पे। अब इसके पहले कौन सी थी? तो इसके पहले जो थी पीर पंजाल सुरंग थी, पीर पंजाल सुरंग। तो ये भी लिख लीजिएगा किस को ये पीछे करती हुई आगे बढ़ी है। तो पीर पंजाल सुरंग की जो लंबाई थी वो 11.2 किलोमीटर ये लंबी थी। तो इसको इसने पीछे छोड़ दिया है। और इसका निर्माण कहाँ किया गया था? वही USBRL के द्वारा बनिहाल काजीगुंड खंड पर किया गया था। पीर पंजाल जो ये सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया था? इसी के द्वारा ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के द्वारा बनिहाल काजीगुंड है खंड पर किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो सुरंग है इसका, ये जो, एक मिनट यहाँ लिखते हैं तब क्लियर होगा। ये जो T49 सुरंग है इसका नॉर्थ और इसका साउथ देखना है। तो इस सुरंग का जो साउथ पोर्टल है, साउथ यानी जो दक्षिण पोर्टल है, ये सुंबर गांव में स्थित है। ये ध्यान रखना है इसको कि इसका साउथ जो है, देखो सा से साउथ, सा से सुंबर, तो क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। सा से साउथ जो इसका साउथ पोर्टल है वो सुंबर गांव में स्थित है। और यह जो जिला है वो मुख्यालय रामबन से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका निर्माण जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है? तो 1400 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है। अगर इसके नॉर्थ पोर्टल की बात करें तो ये महूमंगत घाटी में, किस घाटी में? महूमंगत घाटी है
ये ता है, ठीक है। महुमंगत घाटी में 1600 मीटर की ऊंचाई पर, 1600 मीटर की ऊंचाई पर किस पर, ऑलरेडी मैंने नाम बताया था, अरपिंचला, अरपिंचला ग्राम के ग्राम में ये है। तो ये आपको क्लियर हो गया, साउथ सुंबर और ये नॉर्थ जो है अरपिंचला गांव, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की USBRL की, तो ये T49 सुरंग जो है, ये जो सुरंग है ये 272 किलोमीटर लंबी, 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का क्या है, हिस्सा है। और यह घाटी को शेष भारत से क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी लागत कितनी जा रही है, 28,000 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़ रुपए। और एक और न्यूज़ रेल मंत्रालय ने दी है, क्या दी है कि भारत का पहला, दोनों नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्टेड रेल ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज। तो रेल मंत्रालय ने जो घोषणा की है, रेल मंत्रालय कौन है, अश्विन वैष्णव, मैंने बताया था। तो रेल मंत्रालय ने क्या किया, भारत का पहला केबल वाला रेल पुल का मतलब उन्होंने क्या किया, एक तस्वीर साझा की अपने ट्विटर पर, उन्होंने साझा की, उसी के थ्रू बताया। और ये ब्रिज जो है इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये जो ब्रिज बन रहा है, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये जो ब्रिज बन रहा है किस नदी पर, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, किस नदी पर बन रहा है, तो इसको नोट करिएगा, अंजी नदी पर बन रहा है। किस नदी पर, अंजी नदी पर बन रहा है। और इसे क्या कहते हैं, जो मैंने ब्रिज बताया, इसे अंजी खड्ड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करेगा, ये जो ब्रिज होगा ये कटरा और रियासी सेक्शन को जोड़ेगा, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का क्या है, हिस्सा है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और एक मैंने बताया था कि अटल सुरंग कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका पहले नाम रोहतांग सुरंग था। ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल कब मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब इसको देखिएगा मैं कैसे आपको जियोग्राफी में लेके चलती हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, थोड़ा वीडियो बनेगा लंबा, लेकिन कोई नहीं, आपका बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को मनाया जाता है। 19 फरवरी को हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या है, मतलब क्यों मनाया जाता है, ताकि क्या किया जाए, इस योजना के जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसको क्या किया जाए, उसके बारे में जागरूकता पैदा किया जाए। और ये जो 2022 में जो सेलिब्रेट हुआ है, 19 फरवरी को मनाया गया है, ये इस बार कौन सा वर्ष है, सातवीं बार ये मनाया जा रहा है, 7वां वर्ष है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से पहले ये जान लेते हैं कि ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से, राजस्थान के सूरतगढ़ से। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान के सूरतगढ़ से इसको स्टार्ट किया गया था। कब, 19 फरवरी 2015 को। चलिए स्टार्ट तो कर दिया गया। अब स्टार्ट किया गया तो क्यों स्टार्ट कर दिया गया, कोई रीज़न होगा, कोई पर्पज होगा, उद्देश्य क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या था कि हर 2 साल में सभी किसानों को क्या करना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। इसका उद्देश्य क्या था कि हर 2 साल पर क्या करना है, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो योजना, ये जो मतलब कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सॉयल हेल्थ कार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कार्ड क्या करेगा, जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं उनकी कमी के बारे में बताएगा। क्या मैंने कहा कि इस मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के बारे में बताएगा ये जो कार्ड होगा, ताकि किसान क्या करें, जो उर्वरक है, उपयुक्त उर्वरक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उपयुक्त उर्वरक के साथ क्या करें, मिट्टी को पूरकता प्रदान कर सकें और क्या करें, अपनी उपज को बढ़ा सकें। तो उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। और ये जो योजना है देश के सभी किसानों को
क्या करती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह क्या करती है, किसानों को, सिंपल सा बताएं तो किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए क्या करती है, पोषक तत्वों में कितना भी उचित खुराक देना है इसके लिए वो क्या करती है, बताती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो फटाफट क्या करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए तुरंत, और जो नए देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं, देख लेते हैं मृदा आखिर है क्या। इतना तो मृदा के बारे में बता दिया गया। मृदा है क्या, सबको पता है मिट्टी क्या है, सबको पता होगा, चाहे कोई पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, सबको पता है मिट्टी क्या है। फिर भी हम बता दे रहे हैं, मिट्टी क्या है, जो ठोस होती है, ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का क्या होती है, मिश्रण होती है। मिट्टी क्या है, ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। जो ये कहाँ पाई जाती है, जो ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, जो भूपर्पटी के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। भूपर्पटी के सबसे ऊपरी स्तर में ये पाई जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। जैविक, भौतिक और जो रासायनिक प्रक्रियाओं का एक ये लंबी अवधि, ये नहीं है कि तुरंत मिट्टी बन जाती है ना, बिल्कुल नहीं। ये जो मिट्टी है ये लंबी अवधि, तो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, और बने रहने से जब ये जैविक, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रियाओं का एक लंबे समय तक जब ये बने रहते हैं तभी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं, जिस मिट्टी में क्या होती है, चूने की मात्रा कम होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जिस मिट्टी में, एग्रीकल्चर पार्ट से तो ज़्यादा आता है, तो जिस मिट्टी में क्या होता है, चूने की मात्रा कम होती है, वह क्या होता है, अम्लीय मिट्टी होती है। चूने की मात्रा कम हो तो अम्लीय मिट्टी, और चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह मिट्टी कैसी हो जाती है, ये है मृदा, ये है मृदा, ठीक है। अगर कम हो जाए चूना तो कैसी हो जाएगी मिट्टी, अम्लीय हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाए चूना अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं, तो एक नोट और कर लीजिए, एक पॉइंट, कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा मिट्टी के बारे में। अभी तक तो मिट्टी ही पढ़ रहे थे, थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं, आ गया है कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं। मिट्टी 8 प्रकार की, भारत में जो मिट्टी है मुख्य रूप से 8 प्रकार की बताई जाती है। जो ICAR है, यानी कि भारतीय कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर कृषि रिसर्च मतलब अनुसंधान, और C का मतलब काउंसिल, परिषद। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, जलोढ़, काली, बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम लग रहा है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी यानी शुष्क मृदा, और लवण मृदा, एरिड सॉइल्स, लवण मृदा, सैलिन सॉइल्स, पीटमय मृदा जिसको पीटी सॉइल कहते हैं, एंड लास्ट है वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल्स। तो इसमें अगर हम जो मेन है वो देख लेते हैं फटाफट। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो होती है, नाइट्रोजन और क्या कहते हैं, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूना की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही जो भारत में उत्तर का मैदान है यानी गंगा का क्षेत्र है, और इस साइड देखें तो सिंध का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मैप आप लोग सामने रखा करिए, क्योंकि चीज़ों को बहुत अंदर लेकर जाते हैं, बताते हैं, तो फिर सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए मैप। तो देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ लिख लीजिए, बाद में मैपिंग देख के अपना समझ लीजिएगा। तो फिर जो उत्तर का मैदान यानी गंगा का क्षेत्र, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी, कावेरी का मैदान, तो ये सारी नदियाँ आदि इसी से बनी हुई हैं, जलोढ़ के निक्षेपण से ही बनी हुई हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, गेहूं के लिए, इसमें धान भी, आलू की खेती भी की जाती है।
और ये जो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, जलोढ़, ये किससे मिल करके होता है? तो ये बलुई मिट्टी, बलुई और किससे? चिकनी मिट्टी, बलुई और चिकनी मिट्टी के निर्माण से के बनने से मिलने से क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका जो रंग होता है जलोढ़ का, ये हल्का धूसर होता है, हल्का धूसर होता है। दूसरा अगर बात करें काली मिट्टी, तो दूसरे नंबर पर काली मिट्टी आती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ देखा जाए तो भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र, आप देख सकते, अरे एक मिनट, भारत में महाराष्ट्र और कहाँ पर? गुजरात, पहला महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, यहाँ पर आपको ये काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और इस मिट्टी का निर्माण जो था वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ था। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर वहाँ पर क्या हुआ? बेसाल्ट चट्टान बन गया, और उस बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर नाम से जानते हैं, रेगुर के नाम से। और केरल रेगुर के नाम से जाना जाता है। और केरल में काली मिट्टी को एक और नाम दिया गया है, शाली नाम दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शाली नाम दिया गया है। अब वहीं उत्तर भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? दक्षिण में तो मैंने बताया रेगुर और ये शाली नाम दिया गया। और वहीं उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में काली को केवाल कहा गया, केवाल नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। काली मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होती है, इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा भी अधिक नहीं होती है, क्लियर। और काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसके उत्पादन में होता है? कपास के उत्पादन में होता है। और इसके साथ ही इस मिट्टी में क्या होता है? धान की खेती भी की जाती है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और काली मिट्टी कपास के लिए तो मैंने बता दिया, रेगुर मिट्टी का भी बता दिया, और मैंने शाली बता दिया, और क्या बताया मैंने? कैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ और मिट्टी देख लेते हैं। लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु राज्य में आपको दिखाई देगी। और इसमें लाल मिट्टी में क्या होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या पाई जाती है? अगर ये नहीं पाई जाती तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? Fe2O3 ये पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है। और लाल मिट्टी में यहाँ उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस मिट्टी में देखा जाए तो मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का, इन सब की उपज होती है। और पीली मिट्टी की बात करें तो केरल राज्य में पीली मिट्टी आपको दिखाई देगी। पीली मिट्टी। और जिस क्षेत्र में क्या होता है, पीली मिट्टी कैसे हो जाती है बताते हैं। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और फिर उसी के साथ वहाँ पर अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो जो वर्षा के कारण क्या होती है, लाल मिट्टी के जो रासायनिक तत्व होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? पीला दिखाई देने लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी फोर्थ स्थान पर है ये। और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। लैटेराइट मिट्टी में भी लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और इसमें चाय, कॉफ़ी ये फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत डीप ऑलरेडी चले गए, लेकिन जितना था इतना कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, हम क्या क्वेश्चन कह रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? 31 मार्च 2026। ये रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 31 मार्च 2026 तक, या फिर अगली समीक्षा तक, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक जारी रखने की इसकी अनुमति दी गई है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसका जो प्रारूप तैयार किया गया है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया? इसके प्रारूप को तैयार किया गया है। और इसमें जो खर्च आएगा वो कितना होगा? नोट कर लीजिए, 12,929 करोड़ रुपए का
खर्च आएगा, जिसमें इसमें से जो केंद्र की हिस्सेदारी होगी, बस बता दे रहे हैं, बाकी ये आप ओवरऑल नोट करिएगा, बाकी केंद्र राज्य की नहीं, बस हम बता दे रहे हैं। केंद्र की जो हिस्सेदारी होने वाली है 8120.97 करोड़, और राज्य की जो हिस्सेदारी होगी वो 4808.19 करोड़ रुपए होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो योजना है, इसके जो नया चरण होगा उसके तहत क्या किया जाएगा, 1600 परियोजना को समर्थन दिए जाने की इसमें बात की गई है। और बाकी देखा जाए रूसा योजना के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये जो जारी रखने की मंजूरी दी गई है इसमें किया क्या जाएगा। तो इस योजना का जो लक्ष्य होगा वो ये होगा सुदूर व ग्रामीण। अब इससे रिलेटेड जब ये चीज़ मैंने बोला तो आपको पता लगा होगा कि अभी ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया है, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कल डिस्कस किया है। तो वो कौन सा है, तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो सुदूर ये क्या है, रूसा का जो लक्ष्य है, सुदूर व ग्रामीण इलाकों में जो दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र हैं, और फिर क्या कहते हैं उसको, पूर्वोत्तर इलाका, आकांक्षी जिला, श्रेणी 2 के शहर हैं, कम सकल नामांकन दर वाले इलाकों को क्या करना है, लाभ पहुंचाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका क्या करना है, लाभ पहुंचाना है। तो रूसा का मैंने क्या बताया कि जो सुदूर व ग्रामीण इलाके हैं, दुर्लभ भौगोलिक क्षेत्र हैं, और क्या नाम है, पूर्वोत्तर, आकांक्षी जिले, श्रेणी 2 के शहर जो हैं, कम सकल नामांकन दर वाले हैं, तो वहां पर क्या करना है, इसका लाभ पहुंचाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि जैसे मैंने बताया था कल या परसों की क्लास में मैंने बताई थी कि नव भारत साक्षरता अभियान, तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि क्या नाम है उसका, कि 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए ये आया हुआ है। तो मैंने कहा था ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 की जगह 10-12 वर्ष दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके स्थान पर अब क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। और इसमें भी जो आया था नव भारत साक्षरता अभियान में जो खर्च बताई गई थी 1037.90 करोड़ रुपए, तो ये ध्यान रखना है। और एक मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट सद्भावना, प्रोजेक्ट आरोहण या आहरण करके, तो आरोहण में क्या था, वही दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें थी, मैंने बताया था, तो वो आप लोग जा करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य के अंदर किया जा रहा है, तो तमिलनाडु का एक जिला है, उसी के अंदर किया जा रहा है। तो वो तमिलनाडु के कौन से जिले के अंदर, ये नोट कर लीजिएगा, एक मिनट, तमिलनाडु के धैनी जिले के अंदर, इसी के अंदर क्या किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि जो वहाँ की सरकार है, इस परियोजना का तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है कि इसका विरोध कर रही है। तमिलनाडु इस परियोजना के क्रियान्वयन का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है, उसका रीज़न ये है, उन्होंने रीज़न बताया कि जो ये वेधशाला होगी, ये जो ऑब्जर्वेटरी होगी, इससे क्या होगा, पश्चिमी घाट जो है उसको स्थायी नुकसान होगा। पहला उन्होंने रीज़न बताया कि इससे क्या होगा, पश्चिमी घाट को नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट को क्या होगा, नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो कॉरिडोर है, इससे मतलब यह कॉरिडोर जो है केरल तमिलनाडु सीमा पर जो स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मथिकेतन नेशनल पार्क का इन्होंने नाम लिया कि ये क्या करेगा, यह कॉरिडोर केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन नेशनल पार्क को जोड़ता है। और इस परियोजना क्षेत्र का जो श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व से पारिस्थितिक संबंध भी है, जो पूर्वी आवास में स्थित है। तो यह जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र जो है वो बाघों का घर है, जिससे क्या होगा कि छोटी से छोटी गड़बड़ी से क्या होगा, बाघ की गतिविधि जो होगी वो प्रभावित हो सकती है। ये तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये जो श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है, इससे पारिस्थितिक संबंध भी है, जो पूर्वी आवास में स्थित है, और ये बाघों का घर है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी करते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, तो जो बाघ की गतिविधि है वो प्रभावित हो सकती है। ये उन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने काउंट कराई। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दें। और इन्होंने क्या किया कि इस वेधशाला के लिए भूमिगत उत्खनन, परिवहन और सुरंग जब खोदा जाएगा तो उससे क्या होगी, जो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी होगी उसको भी खतरा होगा।
तो ये भी उन्होंने बताया। तो इसलिए परियोजना के कार्यान्वयन से गुजरने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्षेत्र को नुकसान देना होगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। तो अभी तो ये किया जा रहा है किस राज्य के अंदर, इसी के अंदर बनाया जा रहा है, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। बाकी देख लेते हैं कि ये आईएमओ है क्या। एक मिनट, ये जो आईएमओ है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है, इसमें मतलब इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक कण भौतिकी अनुसंधान परियोजना है। ये क्या है, एक कण भौतिकी अनुसंधान परियोजना। हम लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम लग जाता है, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग को 2-3 बार बोल रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आईएमओ है, ये क्या करती है, एक कण भौतिकी अनुसंधान परियोजना यानी पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण किसके लिए होता है, वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। जिसका निर्माण किस लिए किया जा रहा है, वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। कहाँ किया जा रहा है, थेनी तमिलनाडु में। वो धा नहीं था थेनी तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिनो मिश्रण मापदंड का क्या किया जाएगा, सटीक माप लिया जा सकता है। ये न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड का क्या है, मूलभूत कण है। न्यूट्रिनो क्या है, ब्रह्मांड का मूलभूत कण है, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो दुनिया का जो सबसे बड़ा चुंबक का उपयोग चुंबकीय लौह कैलोरीमीटर में प्रयोग किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर ये परियोजना जो ये स्टार्ट की जा रही है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक का उपयोग क्या होगा, चुंबकीय लौह कैलोरीमीटर प्रयोग में किया जाएगा। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक का उपयोग चुंबकीय लौह कैलोरीमीटर प्रयोग में किया जाएगा। जो कहाँ हो रही है, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में CERN में कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलोनॉइड डिटेक्टर में इस्तेमाल होने वाले 12,500 टन के चुंबक से 4 गुना बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ के, स्वीडन में यूज़ हो रहा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में CERN में कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलोनॉइड डिटेक्टर में जो यूज़ होने वाला चुंबक है 12,500 टन के चुंबक से भी अगर ये कंप्लीट हो जा रही है तो उससे वो 4 गुना बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, वो कहाँ से होती है, किससे होती है, तो लौटते मानसून से, जिसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा शब्द परामर्श 2020 क्या है, तो क्या है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। ये जो है जो परामर्श 2022, एक मिनट यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए परामर्श 2022, ये जो है इसमें क्या किया जाएगा, जो संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान के बीकानेर जिला क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना कि परामर्श 2022 का संबंध कहाँ से, राजस्थान के बीकानेर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। जो वहाँ के संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इस करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च किया है इन्होंने। और इस कार्यशाला में क्या होगा, जो राजस्थान का बीकानेर जिला है वहाँ पर 1,000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया है, जिनमें ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो परामर्श 2022 है, ये जो कार्यशाला है, इसका जो आयोजन है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान और एडू माइल स्टोन्स नामक एक शैक्षिक स्टार्टअप की मदद से किया गया था। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा नाम टफ हो जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये तो आपको पता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान और एडू माइल स्टोन्स, यहाँ लिख दे रहे हैं, एडू माइल स्टोन्स नामक एक क्या है, शैक्षिक स्टार्टअप है, तो उसी की मदद से किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और अगर बात करें कि ये जो राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान है, तो ये अक्टूबर 1966 नहीं 64 यानी 64 अक्टूबर 1964 में क्या हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विस की स्थापना की गई थी। और इस संस्थान को बाद में क्या हुआ, 1970 में यानी 1970 में करियर साहित्य के प्रकाशन को शामिल करने के लिए और फिर 1987 में स्वरोजगार प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए क्या किया गया, इसको और विस्तार किया गया। तो इतना नहीं याद रखना आपको, बस इतना रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव जिसको घाना भी कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, और क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, जयसमंद। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब फटाफट चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है बट फिर भी फटाफट देख लेते हैं कि क्या है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो ऑप्शन है आपके लिए सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वो था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान इंपॉर्टेंट है, बिहार में भी पूछ चुका है, बीपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी पूछ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ था, जो मुगल सम्राट फर्रुख शेर थे उन्होंने 1717 में मुर्शीद कुली खान को क्या किया था, बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था। और फिर क्या होता है, जब मुर्शीद कुली खान की डेथ हो जाती है तो उसका दामाद जो रहता है शुजाउद्दीन, वो बंगाल का सूबेदार बनता है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा क्या की गई थी, मान्यता दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया। तो ऑप्शन है आपके लिए कि बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की थर्ड लड़ाई यानी तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था उसका क्या आंसर हो जाना चाहिए, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, ये भी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में। तो 23 जून 1757, ये ध्यान रखना डेट, 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ था, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इसमें पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक से सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य, यहाँ सैन्य होना चाहिए था, सैन्य सफलता मानी जाती है। तो वही ऑप्शन होगा जो मैंने ऊपर बताया है, प्लासी का युद्ध। सेम क्वेश्चन हो गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके लिए है कि बिहार, ओडिशा, आंध्रा और पश्चिम बंगाल। तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है, पासे प्लासी, पासे पश्चिम बंगाल। ऐसे आप याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपको, और ये आपने पश्चिम बंगाल देख लिया, और पश्चिम बंगाल राज्य के कौन से जिले में, नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा गया था, रॉबर्ट क्लाइव को, क्लाइव विलियम। और ये कथन जो किसने कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, विलियम पिट ने कहा था। ये किसने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, विलियम पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है, संगम साहित्य तोल काव्यम किसकी रचना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका डीप मैंने क्या किया है, इसी पीडीएफ में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं तो हम कल और इसको डिटेल में बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में था इसलिए मैंने पूछा है। चलते हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, इंदौर MP। किस राज्य के द्वारा तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बिहार राज्य, ये भी मैंने बताया था, डीप जा करके बताया था। किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है, मेघालय। ये नाम लिखा है साइरेटोडैक्टाइल्स एक्सरसिटस। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 से 14 मार्च के मध्य कहाँ किया जाए, गुजरात के गांधीनगर में। इसके पहले कहाँ किया गया था, लखनऊ में।
बताया था मैंने। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना, प्रोजेक्ट आरोहण, जैसे कि मैंने अभी इसकी चर्चा की थी आज के न्यूज़ में। तो ये असम में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा 17 फरवरी 2022 को शुरू की गई? मुंबई। किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 16 फरवरी 2022 को पदभार संभाला? शिवांशी पोनप्पा। अमेरिका और किस देश के द्वारा 20 से 25 फरवरी 2022 तक संयुक्त हवाई अभ्यास स्कोप साउथ 22 आयोजित किया जाएगा? तो बांग्लादेश। फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? इंग्लिश क्लब चेल्सी। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस बल। ये है चेतन घाटे, मैंने कहा था बता देंगे बाद में। ये देखिए अजित मिश्रा की जगह ली है, और यहाँ मैंने दे दिया है, PDF हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा और अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, तो आप लोग का फ़र्ज़ है लाइक कर दे। आपके लाइक करने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और कुछ नहीं। और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, और आपके अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 साझा करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको तो कर ही देना चाहिए, बिना कहे आपको करना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि आप कहते नहीं हैं फिर भी मैं इतना डीप जा करके आपको चीज़ें बताती हूँ, कवर कराती हूँ कि चलो इसी बहाने आपका मतलब करंट के जरिए आप जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कवर कर लेंगे। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं पूरा करने की। बाकी थोड़ा बहुत चूक हो जाए तो आप लोग बता दिया करिए, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, बता दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। और आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।